हेलो बेटा, आज हम करेंगे अंशों का अपहरण जब्त करना, फॉरफीचर्स ऑफ शेयर्स या फॉरफिट करना। ठीक है। तो कह रहे हैं यदि कोई अंशधारी शेयर होल्डर्स अलॉटमेंट या किसी कॉल की राशि का भुगतान नहीं करता है तो कंपनी को ऐसे अंशधारियों के अंशों को जब्त करने का अधिकार होता है। और अंशों को फॉरफिट हरण तभी किया जा सकता है यदि कंपनी के अंतर नियम इसकी अनुमति देते। इट मीन्स आपने पॉलिसी बना रखी है, जो अंतर नियम बना रखे हैं, उसमें आपने ये लिख रखा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो आपके शेयर्स हैं उनके अलॉटमेंट के या किसी भी कॉल की अमाउंट नहीं मिली है तो आप उनको फॉरफिट कर सकते हैं। तो इस संबंध में अंतर नियम में दिए गए नियमों का पालन किया जाना चाहिए। यदि अंतर नियमों में कोई भी मतलब आपका नहीं दे रखा है, कोई भी नियम नहीं दिए, तो कंपनी अधिनियम 2013 के शेड्यूल फर्स्ट की टेबल F में दिए गए नियमों का पालन किया जाना चाहिए। अगर आपने अंतर नियम में नहीं किया है, कुछ भी नहीं लिख रखा है इसके बारे में, तो आप क्या करोगे? फिर आपका जो कंपनी अधिनियम है 2013 उसका शेड्यूल फर्स्ट के टेबल F में दिए गए नियमों का हम पालन करेंगे। तो अंशों को जब्त करने से पहले कंपनी उन अंशधारियों को एक नोटिस देती है कि भाई हम आपके अंशों को फॉरफिट कर लेंगे, नहीं तो आप अपने बकाया अमाउंट जमा कीजिए, पे कीजिए। ठीक है, एक निश्चित टाइम पीरियड में और विद इंटरेस्ट। तो इस सूचना में ये स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि निर्धारित तिथि तक भुगतान न करने पर उसके अंशों का हरण कर लिया जाएगा। भुगतान करने के लिए सूचना में जो तिथि निर्धारित की जाए वह अंशधारी को सूचना मिलने के कम से कम 14 दिन बाद की होनी चाहिए। ये नहीं कि 2 दिन बाद की दे दी। ठीक है, मैक्सिमम टाइम पीरियड यानी कि उसमें वो आराम से कर सके। तो जिस दिन आपने भेजा है उससे कम से कम 14 दिन के बाद होनी चाहिए। यदि नोटिस में निर्धारित तिथि तक भी भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो उसके अंशों को फॉरफिट जब्त कर लिया जाता है। अंशों के फॉरफिट होने पर अंशधारी द्वारा उन अंशों पर अब तक चुकाई गई राशि भी कंपनी अपने पास रख लेती है, जब्त कर लेती है, यानी कि उसको कोई पैसा वापस नहीं दिया जाता और इसे अंश अपहरित खाते शेयर फॉरफिचर अकाउंट में क्रेडिट कर देती है, क्योंकि इससे इनकी इनकम होगी। अतः अंश अपहरण होने से अंशों का आवंटन रद्द नहीं होता और ये अंश किसी अन्य व्यक्ति को दोबारा दे दिए जाते हैं। ये नहीं भाई रद्द हो गए बस अभी ये किसी को नहीं देने, नहीं, ये जो आपके शेयर से दूसरे बंदे को दे दिए जाते हैं, फिर से री इश्यू कर दिए जाते हैं। ठीक है, अतः अंश अपहरित खाता पुनर्निर्गमन से पहले तक अंश पूंजी का ही एक हिस्सा माना जाता है। भाई ये अंश पूंजी का, ये जो आपने शेयर फॉरफिचर अकाउंट खोला है, इसमें जो अमाउंट है वो शेयर की ही अमाउंट मानी जाती है। अब ये कह रहे हैं जब हम फॉरफिट करते हैं तो हमारी एंट्रीज क्या होती है? सबसे पहले है कि हम एट पर, यानी कि 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये पे ही है, तो उस पर इशू किए गए शेयर्स को फॉरफिट करने पर क्या एंट्री होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट की कितनी अब तक आपने अमाउंट शेयर पे मांगी है? भाई फर्स्ट कॉल तक मांगी है, अलॉटमेंट में तक मांगी है, या सारी कॉल्स मांगी हैं? तो जितना हमने अमाउंट मांगा उतना। फिर है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। ठीक है, कि आपने क्या फॉरफिट किया है, क्या क्या आपको नहीं मिला। अब ये कह रहा है कि यदि कोई कंपनी कॉल इन एरर्स का खाता रखती है तो उपरोक्त प्रविष्टि में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट व शेयर कॉल्स अकाउंट की जगह कॉल इन एरर्स खाते को क्रेडिट किया जाएगा। अब देखिए हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है कि गोपाल के पास किसी कंपनी के 10 रुपये वाले 100 शेयर्स हैं, जिन पर वह आवेदन पर यानी कि एप्लीकेशन पर 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 2 रुपये दे चुका है, यानी कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की अमाउंट दे दी, लेकिन उसने फर्स्ट कॉल के 2 रुपये नहीं दिए। यदि डायरेक्टर गोपाल के अंशों को हरण यानी कि फॉरफिट कर लेता है तो कंपनी के लिए प्रविष्टि क्या होगी? तो सबसे पहले होगी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए मांगे उसने? कॉल्स तक के पैसे मांगे थे, तो क्या हो गए? 3 हमारे एप्लीकेशन के, 2 अलॉटमेंट के और 2 कॉल के 7 रुपये मांगे हैं, तो कितने हो गए? 700, क्योंकि शेयर कितने? 100 गुना 7 700। फर्स्ट कॉल के कितने नहीं मिले? 2 रुपये, 200।
तो हमने फॉरफिट जब्त कितने पैसे कर लिए एप्लीकेशन के और अलॉटमेंट के, कितने 500 रुपये। ठीक है, आगे समझ में। अब हमारे पास अगला है कि प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण, यानी कि ये तो था ऐड पर, अब है प्रीमियम का। तो इन अंशों जो अंश उनको हरण करते समय यह देखना चाहिए कि हरण किए जाने वाले अंशों पर प्रीमियम की राशि का भुगतान कर दिया गया है या नहीं। अतः इसे 2 शीर्षकों में लिखा जाता है। क्या? पहला, जब प्रीमियम प्राप्त होने के बाद अंशों का हरण किया जाता है, और जब प्रीमियम मिलने से पहले किया जाता है। तो प्रीमियम मिलने के बाद किया जाता है तो क्या कंडीशन है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के अनुसार जिन अंशों पर एक बार प्रीमियम पूर्णतः प्राप्त कर लिया गया है, उन अंशों को हरण करने पर भी प्रीमियम को रद्द नहीं किया जा सकता। उनको फॉरफिट करने पे भी प्रीमियम को रद्द नहीं किया जा सकता। अतः ऐसे अंशों के हरण की पुष्टि में प्रतिभूति सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व खाते को डेबिट नहीं किया जाएगा। क्या? प्रीमियम रिजर्व जो आपका है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, प्रतिभूति प्रीमियम खाता आपका जो है संचय, तो उसको आप डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि उसको कैंसिल नहीं किया जाएगा। दूसरी कंडीशन है जब प्रीमियम प्राप्त होने से पूर्व अंशों का हरण किया जाता है, कि जिन अंशों पर प्रीमियम दे तो हो गया है लेकिन मिला नहीं है। ठीक है, तो ऐसे शेयर्स का हरण किया जाए तो हरण की पुष्टि में प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाते को प्रीमियम की पूर्ण राशि से डेबिट किया जाता है। जब मिल जाता है तो डेबिट नहीं करते, नहीं मिलता है तो डेबिट कर देते हैं। एंट्री क्या होगी? वही शेयर कैपिटल अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नहीं मिलता है उस कंडीशन में 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर कॉल और 2 शेयर फॉरफिट। तो ये एंट्रीज याद कर लो बेटा, बाकी इनको अच्छे से तो क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।